Now next is natural vegetation and wildlife. तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना ग्रो होते हैं, न कि जो हमारे घरों में या गार्डन्स में या हमारी बालकनी में जो होते हैं वो प्लांट्स नहीं, जो नेचुरली इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक दूसरे से बायोस्फीयर के थ्रू जुड़े होते हैं। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर where natural vegetation and wildlife exist is called biosphere। तो एक ऐसा जोन जिसमें लिथोस्फेयर एक अर्थ का एक पार्ट होता है जिसमें अर्थ की 2 लेयर मिलकर बनाती है, जिसको अपर पार्ट होता है। तो अर्थ का जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर मतलब जो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जो हाइड्रोस्फेयर वाटर वाले पार्ट को हम हाइड्रोस्फेयर कहेंगे, एंड एटमॉस्फेयर जो ऊपर का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर एयर वाला पार्ट है, ये तीनों मिलकर जो बनता है उसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। इन द बायोस्फेयर लिविंग beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting the system is known as the ecosystem। तो इस बायोस्फेयर में जो लिविंग बींग्स प्रेजेंट होते हैं वो अपनी नीड को कंप्लीट करते हैं और एक दूसरे से कंप्लीट पर डिपेंडेंट रहते हैं कंप्लीट करने के लिए, तभी वहाँ सर्वाइव करना पॉसिबल होता है। और ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ही इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम कहलाता है। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. The birds feed on insects and act as decomposers as well। वाइल्ड लाइफ में हम एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म जो वाटर में प्रेजेंट एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको इंक्लूड करेंगे। द बर्ड्स फीड, जो बर्ड्स है वो इंसेक्ट को फीड करते हैं और एक डिकम्पोजर की तरह बिहेव करते हैं। डिकम्पोजर मतलब कोई भी डेड प्लांट या एनिमल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट करना, जिससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है और जिससे डिसीज इंक्रीज नहीं होती है, इन्वायरमेंट क्लीन बना रहता है, वो होते हैं डिकम्पोजर्स। नाउ नेक्स्ट इज यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हो सकते हैं? प्रोवाइड टिम्बर, टिम्बर हमको लकड़ियाँ मिलती है जिसे हम घर में यूज़ करते हैं, कुकिंग में भी फायरवुड जो होती है उसे टिम्बर कहते हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। एनिमल्स का घर प्लांट्स या ट्रीज या फॉरेस्ट ही होते हैं, तो एनिमल्स के लिए बेस्ट प्लेस होती है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रीथ, जो ब्रीदिंग हम करते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है। प्रोटेक्ट्स सॉइल्स, सो असेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो हमारी सॉइल है उसे प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं, तो हमारी क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी असेंशियल होते हैं। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स की जैसे एक्ट करते हैं, ये हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, इनकी रूट्स में वाटर कलेक्ट हो जाता है। प्रोवाइड अस फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड also द पेपर। तो प्लांट से हमें फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, जो बहुत सारे मेडिसिन है जो हमें प्लांट्स से मिले प्रोडक्ट से ही बनती है। टर्पेंटाइन ऑयल भी हमें मेडिकल फील्ड में ही यूज़ होता है, और जो पेपर, जो बुक्स हम यूज़ कर रहे हैं ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। तो इस तरह से हमारे लिए प्लांट्स बहुत यूज़फुल है। नाउ नेक्स्ट इज यूज़फुलनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है? सो प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, ये हमें मिल्क हमें इनसे मिलता है। मीट, जो नॉन वेजिटेरियन है उनका फूड
हमें एनिमल से मिलता है हाइड्स, जो स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल की जो स्किन होती है, जैसे कि लेदर जो स्किन से बनता है उन्हें हाइड्स कहते हैं। एंड वुल, जो स्वेटर हम पहनते हैं विंटर में, वो हमें शिप से, गोट से, इन एनिमल से प्रोवाइड होता है। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड हनी, जो बीज होती है उनसे हमें हनी मिलता है, जो हमारे लिए कई तरीके से यूज़फुल है। हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर के पोलिनेशन में भी हेल्पफुल होता है वाइल्ड लाइफ, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो फ्लावर से जो पोलन ग्रेन से उनको ट्रांसफ़र करता है मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा की तरफ, और उससे नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल है। प्ले इम्पोर्टेंट रोल एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को नीट एंड क्लीन रखने के लिए और इकोसिस्टम में डिसीज़ को स्प्रेड नहीं होने के लिए होने देने देते हैं, डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस ऐसे हैं जो डेड एनिमल या डेड प्लांट से अपना फूड लेते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, और वो छोटे छोटे पार्ट्स जाकर सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं। तो ये डिकम्पोजर की तरह भी हमारी हेल्प करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। नाउ बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल, बर्ड्स भी डिकम्पोजर की तरह हमारे लिए हेल्पफुल है। नाउ नेक्स्ट इज वाई एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के लिए एनिमल्स किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. So animals, big or small, all are integral to maintaining balance in the ecosystem. तो कोई भी एनिमल है, छोटा या बड़ा, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कोई भी ह्यूमन की डेड बॉडी हो या प्लांट हो, तो उसको हम, कोई भी ह्यूमन की डेड बॉडी है तो उसे हम जला देते हैं, बरी कर देते हैं ज़मीन में। बट जो एनिमल है या प्लांट्स है, जब वो उनकी डेथ हो जाती है, उनकी जो डेड बॉडी होती है उसको डिकम्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इन्वायरमेंट में डिसीज़ स्प्रेड हो जाती है। तो कुछ बर्ड्स होते हैं या कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो इनको फीड करते हैं और फीड करके इनको ख़त्म कर देते हैं इन्वायरमेंट से, इसलिए इनको क्लींजर के रूप में भी या फिर एक स्वीपर की तरह भी ट्रीट किया जाता है। तो जो वल्चर है, एक बर्ड है, ये गिद्ध जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ये इस तरह से क्लींजर की तरह एक्ट करता है, डिकम्पोजर होता है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पर, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है एंड टेम्परेचर कैसा है। मेजर वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स, टुंड्रा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट है हैवी रेनफॉल होगी, तो ह्यूज ट्रीज, फॉरेस्ट flourish in the areas having abundant water supply। तो ऐसे जहाँ हैवी रेनफॉल होगी वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रीज होंगे, तो ऐसे फॉरेस्ट फ्लरिश एरिया में होंगे, और वहाँ पे फॉरेस्ट फ्लरिश इन द एरिया, ऐसे एरिया में जो फॉरेस्ट है वो फ्लरिश होंगे, और बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई होगा तो उससे मॉइस्चर का अमाउंट अच्छा होगा, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज, द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। तो ऐसे जैसे जैसे मॉइस्चर का अमाउंट कम होगा तो ट्रीज की साइज एंड डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो, फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे एरिया जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ शॉर्ट और स्टंटेड ट्रीज ग्रो हो जाते हैं और ग्रास ग्रो हो जाती है, जिससे ग्रास लैंड फॉर्म होते हैं। ऐसे इन ड्राई एरियाज
of low rainfall, thorny shrubs and scrubs grow, which have deep roots, and leaves have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture by ट्रांसपिरेशन। तो ऐसे एरिया जहाँ पर ड्राई एरिया, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, वहाँ पे ऐसे कांटेदार श्रब्स, थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स ग्रो हो जाते हैं, जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप होगी और उनकी जो लीव्स होगी उनकी सरफेस भी थॉर्नी एंड वैक्सी होगी, वैक्स के जैसा उसका सरफेस होगा, जिससे जो मॉइस्चर है वो कम नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से जो मॉइस्चर कम हो जाता है प्लांट से और जिससे वहाँ पे वाटर की कमी हो जाती है, वो प्रोसेस नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लांट्स। नाउ टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेस ऑफ मॉसेस एंड लाइकेन। तो टुंड्रा वेजिटेशन ऐसे एरिया होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, पोलर जोन जो होते हैं, तो वहाँ पर लाइकेन और मॉसेस जैसे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि मॉसेस होता है बिना फ्लावर का एक प्लांट, और लाइकेन जो डिपेंडेंट रहता है दूसरे प्लांट पे ग्रो होने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। तो प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और दोनों मिलकर इकोसिस्टम को जो है मेंटेन करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन cause the loss of natural habitats for the plants and animals। तो क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण नेचुरल हैबिटेट, मतलब जो इनका घर है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उनका वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। मैनी स्पीशीज हैव बिकम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इससे कुछ स्पीशीज़ जो है वो कम हो रही है या इंडेंजर्ड मतलब ख़त्म होने वाले की कंडीशन में है, आ गई है, मतलब बहुत कम नंबर्स में ही प्रेजेंट है। तो कुछ एक्सटिंक्शन की कंडीशन में आ चुकी है, विलुप्त होने वाली है, ख़त्म होने की कंडीशन में आ चुकी है। तो जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सटिंक्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फैक्टर्स नेचुरल या मैन मेड कोई भी हो सकता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस के लिए? डिफोरेस्टेशन, ट्रीज कट कर रहे हैं हम। सॉइल इरोजन होता है, अगर हैवी रेनफॉल होता है सॉइल इरोड हो जाती है, वहाँ से जो फर्टिलिटी वहाँ की कम हो जाती है, ये भी एक रीज़न है। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, हम वाइल्ड एनिमल की जो प्लेस है वहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिल्डिंग्स, होम्स, जैसे कि जिससे जो एनिमल है नेचुरल होम है उनका वो ख़त्म हो रहा है। फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड। तो ये सारे रीज़न के कारण हमारे लाइफ के नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का एक्सटिंक्शन हो रहा है।